राम राम दोस्तों, वेलकम टू फ्री नेटवर्किंग कंसेप्ट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, यानी डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर को दी जाती हैं, और जो कि ये बताती है, इसमें जो डीएनएस रिकॉर्ड होता है उसमें मैपिंग दिखाते हैं ये आईपी एड्रेसेस की और डोमेन्स की। जो ये अब इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीएनएस रिकॉर्ड में, यही बताती हैं कि डीएनएस कौन सी डोमेन को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है। और अब जो ये हमारी जो ये इंस्ट्रक्शंस फाइल्स होती हैं, जिनको हम डीएनएस रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इसमें हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन होती है, और इसको डीएनएस सिंटैक्स भी बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि डीएनएस सिंटैक्स के अंदर हमने कुछ भी लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर रूल होते हैं जिसको बोलते हैं एलडीएच, जिसको बोलते हैं एलडीएच। एलडीएच का मतलब होता है, एल का मतलब लेटर, डिजिट और हाइफन। अब लेटर के अंदर हमारे पास कैपिटल ए टू जेड आते हैं और स्मॉल ए टू जेड आते हैं। और जो हमारा डिजिट है, इसके अंदर हमारे पास 0 से 9 तक के डिजिट आते हैं, और हाइफन हमारा ये होता है। ठीक है। तो सिर्फ हमें एलडीएच के अकॉर्डिंग ही इसमें डीएनएस सिंटैक्स लिखना होता है, ऐसा नहीं है कुछ भी लिख देंगे। और अब जो हमारा ये डीएनएस सिंटैक्स होता है, इसके अंदर अंदर हमारे पास एक टाइम टू लीव होता है, जिसको टाइम टू लीव टीटीएल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें कितने टाइम बाद हमारे डीएनएस रिकॉर्ड को कितने टाइम बाद हमारे डीएनएस रिकॉर्ड रिफ्रेश होएगा, यानी कि किस टाइम से पहले हमारा जो डीएनएस रिकॉर्ड है वो फैच हो जाना चाहिए अपनी इसकी कैश फाइल में। अब जो डीएनएस है, जो ये हमारा डीएनएस है, ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होएगा इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास ढेरों रिकॉर्ड होते हैं डीएनएस सर्वर के, अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर के पास ढेरों डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। और उनमें से इसको आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये कि मतलब कि क्या काम करेगा, हमारा जो ये रिकॉर्ड है ये क्या काम करेगा। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि रिसोर्स रिकॉर्ड को देख के ही डीएनएस रिकॉर्ड को ये पता चलता है कि ये किस टाइप का काम करने वाला है। ठीक है। तो जो हमारा जो रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं, इससे ही पता लगेगा कि क्या काम होएगा डीएनएस रिकॉर्ड को। इसके पास अपना तो कुछ है नहीं, कोडिंग होएगी इसकी कुछ ना कुछ। तो जो रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है। उसके अंदर हमारी नेम फील्ड होती है, टाइप फील्ड होती है, क्लास फील्ड होती है, टाइम टू लीव फील्ड होती है, आर डाटा, आर डी लेंथ, आर डाटा, ये फील्ड्स होती हैं। अब इन फील्ड्स को देख के ही डीएनएस रिकॉर्ड को पता चलता है कि किस टाइप का ये रिकॉर्ड है, कितने टाइम बाद रिफ्रेश होना है इसको, कौन सी क्लास है इसकी, तो कैसे काम करेगा ये। ठीक है। तो जो हमारा नेम होता है, ये हमारा जो रिकॉर्ड है उसके नेम को बताता है कि ये किस टाइप का नेम होएगा। ठीक है। और टाइप टाइप बताता है कि ये किस टाइप का। और हाँ, जो ये हमारा नेम होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब कि ये कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है, वेरिएबल होता है ये साइज में। ठीक है। और जो हम ये टाइप है, टाइप को देख के ही पता लगता है डीएनएस रिकॉर्ड को कि ये किस टाइप का एड्रेस है। अब हमारे जो टाइप हमारे पास जो टाइप होते हैं, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू को देख के पता लगता है इसको कि किस टाइप का रिकॉर्ड है ये, और मीनिंग एसोसिएटेड होता है उस टाइप के साथ। तो पहले हमारे पास ए रिकॉर्ड,
ए टाइप यानी टाइप ए, इसको एड्रेस भी बोलते हैं, एड्रेस टाइप, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये होस्ट एड्रेस होता है हमारे पास। दूसरा है नेम सर्वर। नेम सर्वर यानी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के लिए यूज होता है ये, और इसकी वैल्यू 2 होती है यानी कि 2। ये है मेल डेस्टिनेशन, इसकी वैल्यू 3 होती है। लेकिन अब ये जो हमारे पास मेल डेस्टिनेशन है और ये मेल फॉरवर्डर है, ये अब यूज नहीं होते। ये हमारे पास एमएक्स यूज होता है अब इन दोनों की वजह। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। और मेल फॉरवर्ड की वैल्यू होती है 4। ये सी नेम, ये कैनोनिकल नेम होता है, इससे हम एलियास क्रिएट कर सकते हैं यानी कि फेक नेम क्रिएट कर सकते हैं किसी वेबसाइट का। इसकी वैल्यू 5 होती है। ये है सोवा, स्टार्ट ऑफ थ्योरिटी। इससे हमें मतलब कि जोन का पता लगता है कि किस जोन में क्या चल रहा है। तो ये है हमारा, इसकी वैल्यू होती है 6। फिर होता है मेल बॉक्स, ये एक्सपेरिमेंटल है और इसकी वैल्यू होती है 7। ये होता है मेल ग्रुप, नेक्स्ट मेल ग्रुप, ये भी एक्सपेरिमेंटल है और इसकी वैल्यू 8 होती है यानी कि 8। फिर है मेल रीनेम, कि हमने की मतलब कि रीनेम कर सकते हैं हम अपनी मेल को। इसकी वैल्यू 9 होती है और ये भी एक्सपेरिमेंटल है। नल होता है, इसकी वैल्यू 10 होती है और ये भी एक्सपेरिमेंटल है। फिर है वेल नोन सर्विस। वेल नोन सर्विस की वैल्यू 11 होती है और इसके अंदर ना हम वेल नोन सर्विस की डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये पता लगेगा हमें आगे। पीटीआर पॉइंटर होता है, ये रिवर्स डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है और इसकी वैल्यू 12 होती है। होस्ट इंफॉर्मेशन, इसकी वैल्यू 13 होती है, ये होस्ट की इंफॉर्मेशन को बताता है। मेल बॉक्स इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे मेल बॉक्स की इंफॉर्मेशन होती है और इसकी वैल्यू 14 होती है। एमएक्स मेल एक्सचेंज, इसकी वैल्यू 15 होती है, ये हमारे मेल को एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। टीएक्सटी, इसकी वैल्यू 16 होती है। टीएक्सटी जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं उसमें हम स्ट्रिंग मैसेज डाल सकते हैं अपने। फिर होती है क्लास फील्ड, और जो ये टाइप फील्ड होती है ये हमारी 2 ऑक्टेट होता है। 2 ऑक्टेट की होती है ये, 2 ऑक्टेट। और एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट होती है, तो ये कितने बिट का हो जाएगा? 16 बिट का। यानी कि जो हमारे पास ये टाइप है ये भी 16 बिट का होता है, जो क्लास होता है ये भी 16 बिट का होता है, और जो ये टाइम टू लिव होता है ये 32 बिट का होता है, यानी ये 4 ऑक्टेट का होता है। जो ये आर डी लेंथ है ये भी 2 ऑक्टेट का होता है यानी कि 16 बिट का। और जो हमारा आर डाटा है ये वेरिएबल होता है, यानी कि कहने का मतलब हमारा जो नेम होता है ये भी वेरिएबल होता है, और आर डाटा होता है इसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये भी वेरिएबल ही होता है। तो अब हम देखते हैं क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है। वो ये वही है, क्लास की कुछ वैल्यू होगी और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। क्लास में हमारे पास इन है, इसका मतलब है इंटरनेट, इसकी वैल्यू 1 होती है। और जो ये इन है ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। सी एस नेट क्लास के लिए यूज होता है और ये ऑब्सलीट हो चुका है, इसकी वैल्यू 2 होती है। सी एच केओस क्लास होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है और ये भी यूज होता है। एच एस हैसोइड के लिए यूज होता है और इसकी वैल्यू 4 होती है। इसके बाद हमारे पास फील्ड, और ये हमारा 16 बिट का होता है यानी कि 2 ऑक्टेट्स से मिलकर बना होता है ये। टाइम टू लिव, ये टाइम टू लिव हमारा बताता है कि कितने टाइम बाद हमें रिफ्रेश करना है अपने रिकॉर्ड को, और ये वैल्यू हर एक रिकॉर्ड में प्रेजेंट होती है, ताकि पता लगता रहे कि भाई कितने टाइम बाद हमें रिकॉर्ड को रिफ्रेश करना है, या फिर किस टाइम से पहले तक हमें कैश फाइल में स्टोर करके रखना है अपने रिकॉर्ड को। फिर आर डी लेंथ, रिसोर्स डाटा लेंथ, ये क्या करता है, ये ना हमारे जो डाटा होता है उसकी लेंथ बताता है, और ये भी 2 ऑक्टेट का यानी 16 बिट का होता है। और ये आर डाटा, ये इसमें हम रिसोर्स रिकॉर्ड की हमारी डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, और ये भी वेरिएबल लेंथ का होता है। अब हमने ये देख लिया
कि डीएनएस रिकॉर्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अब एफक्यूडीएन क्या होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। एफक्यूडीएन क्या होता है। एफक्यूडीएन एफक्यूडीएन होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब ये क्या होता है, जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है इसके अंदर हमारे पास होस्ट नेम होते हैं और डोमेन नेम होते हैं, जिनको हम लेबल की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डोमेन है www.example.com। तो जो हमारे पास www है ये भी एक लेबल है, यानी कि डॉट डॉट जो होता है वो सेपरेटर होता है और इसको लेबल बोल सकते हैं हम। तो www भी एक लेबल है, एग्जाम्पल भी एक लेबल है और कॉम भी एक लेबल है। ये होता है हमारे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। और जो ये हमारा www है ये होस्ट है और example.com ये हमारी डोमेन है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट डीएनएस। अब हमने ये देख लिया कि डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है। डीएनएस रिकॉर्ड, ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास रिकॉर्ड होता है। और ये मतलब कि जो डीएनएस फाइल होती है हमारी वो उसमें डीएनएस सिंटैक्स होता है और वो सिंटैक्स हम लेटर डिजिट और हाइफन से लिख सकते हैं। और जो हमारा डीएनएस रिकॉर्ड है ये कैसे पता चलेगा कि वो किस टाइप का है, वो हमें रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर्मेट को देख के पता चलता है कि किस टाइप का है। अब हमारे पास आता है ए रिकॉर्ड या फिर एड्रेस रिकॉर्ड। ये क्या करता है, इसके हम इस जो हमारा ए रिकॉर्ड होता है इसमें हमारे पास नेम फील्ड होती है, टाइप फील्ड होती है, आर डाटा या फिर वैल्यू और टाइम टू लिव यानी टीटीएल ये फील्ड होती है। अब जो हमारा नेम होता है उसमें हमारा नेम आ जाता है होस्ट का example.com। और कई और जो हमारे पास ये हम example.com सीधा नहीं लिखते, इसकी जगह हम @ लिखते हैं। और इस @ का मतलब होता है कि ये हमारी रूट डोमेन है। टाइप हमारा ए है, ए मतलब एड्रेस रिकॉर्ड। वैल्यू हमारी 192.168.0.2 है और टाइम टू लिव हमारा 14,400 है। 14,400 यानी कि अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 240 मिनट आ जाता है। और जो हमारा ए कोड होता है ये हमारे IPv4 के लिए यूज होता है। हमारा जो ए रिकॉर्ड होता है वो होता है IPv4 के लिए यूज। और हमारे पास एक क्वाड ए होता है, ये होता है IPv6 के लिए यूज। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ए रिकॉर्ड है वो मैपिंग कर सकता है IPv4 के IP एड्रेस को मैपिंग कर सकता है डोमेन नेम के साथ। और जो हमारा क्वाड ए है वो IPv6 की डोमेन नेम के साथ IPv6 एड्रेस मैप कर सकता है। डोमेन नेम के साथ IPv6 एड्रेस मैप कर सकता है। अब टाइप को देखते ही पता चल जाता है कि ये एड्रेस रिकॉर्ड किस टाइप का है। अब सिंगल ए लिखा है तो ये IPv4 के लिए है और क्वाड ए लिखा है तो ये IPv6 के लिए है। और जो हमारा अब ये मैपिंग कर देगा अपनी example.com की मैपिंग हमारी इसके साथ कर देगा 192.168.0.2। और जो हमारा ये @ होता है ये हमारा रूट एड्रेस को दिखाता है कि ये हमारे पास रूट है, रूट डोमेन है। और टाइम टू लीव हमारा बताता है कि कितने टाइम बाद रिफ्रेश करना है हमें दोबारा से उसी रिकॉर्ड को। और इसका मतलब है कि ये 240 मिनट बाद अपडेट होएगा और देखेगा कि अरे मेरे पास ये रिकॉर्ड अब मतलब कि जरूरत है क्या। 240 मिनट के बाद फिर से फैच कर लेगा ये रिकॉर्ड को। अब हमारे पास जो ये डीएनएस रिकॉर्ड ए होता है ये क्या क्या काम आता है। ये एक तो
आईपी एड्रेस लुकअप करता है, यानी कि ये बताता है कि IPv4 है अपना, IPv6 है, किस टाइप का आईपी एड्रेस है, वो डोमेन के साथ किस तरह से एसोसिएट है, तो ये मैपिंग करता है अपनी। ठीक है। और जो डीएनएस ब्लैक होल लिस्ट होती है अपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनएस ब्लैक होल लिस्ट, डीएनएस ब्लैक होल लिस्ट, ये क्या करती है डीएनएस ब्लैक होल लिस्ट? ये करती है जो हमारे पास ये डीएनएस होता है, उसके जो मेल सर्वर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये स्पैम है या नहीं, ये स्पैम है या नहीं। ठीक है। जो डीएनएस ब्लैक होल लिस्ट है वो आइडेंटिफाई करती है हमारे पास स्पैमी सर्वर तो नहीं है कोई, कि हम स्पैम से तो कुछ रिकॉर्ड डाउनलोड नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये पता लग गया ए रिकॉर्ड और एड्रेस रिकॉर्ड, ये 2 टाइप का होता है, IPv4 IPv6। example.com को मैप कर दिया इसने IPv4 इसके लिए, और टाइम टू लीव मतलब कि इतने टाइम बाद फैच करना पड़ेगा, या फिर इस टाइम तक उसको फैच ही करके रखना पड़ेगा उसको, रिकॉर्ड को। नेक्स्ट अपने पास कैनोनिकल रिकॉर्ड, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड या फिर कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। और जो ये यूज होता है हमारा, ये एलियासिंग के लिए, यानी कि किसी भी जैसे हमारे पास यहाँ पे example.com है, इसकी मैपिंग इसने 192.168.0.2 की थी। अब इस example.com का ही नाम देने के लिए, नेक्स्ट नेम प्रोवाइड करवाने के लिए हम कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड यूज करते हैं, यानी कि जो हमारे पास blog.example.com है, ये हमारा मैप करेगा example.com, और example.com का एड्रेस था हमारे पास 192.168.0.2, जो कि हमारे ए रिकॉर्ड ने बताया था। तो जब भी इसको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को ये दिखेगा तो ये क्या करेगा, blog.example.com कैनोनिकल नेम है, ये समझेगा कि अच्छा ये टाइप कैनोनिकल नेम है, और तो मेरे को इसकी जो वैल्यू है example.com उसके पास जाना पड़ेगा। ये कि मतलब जो कैनोनिकल नेम अपनी जो ओरिजिनल डोमेन है वो तो example.com है, और ये blog.example.com है, ये हमारी कैनोनिकल नेम है, यानी कि इसी का ही एक नाम है ये। ठीक है। और जो हमारा ए रिकॉर्ड है वो इसको फैच करके लेके आएगा, example.com का एड्रेस 192.168.0.2 है। अब ये इसका फायदा क्या होता है भाई, हम कैनोनिकल बना लेते हैं हमारा नाम, मतलब कि एक ही डोमेन का कुछ और नाम रख देते हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा हमारे पास ये होता है कि हम सपोज करो हमारे पास बहुत सारी सब डोमेन है, अब हमने blog.example.com हो गया, कुछ भी mail.example.com हो गया, mail.example.com हो गया, हमारे पास बहुत सारी डोमेन है, blog.example.com, mail.example.com। अब हमने क्या करना है, हमें जब भी इनके अंदर कुछ भी अपडेट करना है तो हमें सिर्फ एड्रेस रिकॉर्ड में हमारा ये जो आईपी एड्रेस है ना, सिर्फ ये चेंज करना है, इसके साथ ही इसके साथ ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो blog.example.com है वो भी इसको मैप करेगा, और जो mail. ये है ये भी इसको ही मैप करेगा, example.com को मैप करेगा। तो इसका फायदा ये है कि हमें ज्यादा सिरदर्दी उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह चेंज करना है एड्रेस रिकॉर्ड में, और सब जगह अपने आप अपडेट हो जाएगा वो चीज। तो अब जो हमारे पास ये जो कैनोनिकल नेम होता है, ये पॉइंट सिर्फ इसका काम ये होता है, इसको पॉइंट करना होता है, इसको पॉइंट करना होता है वैल्यू के साथ, यानी कि ओरिजिनल डोमेन के साथ इसको पॉइंट करना होता है। और इस @ का मतलब है कि ये हमारी जो रूट डोमेन होएगी
blog.example.com, इसको ये example.com के साथ एसोसिएट कर देगा। टाइम टू लीव का मतलब आपको पिछली ए रिकॉर्ड में भी पता चल गया था कि कितने टाइम बाद इसको फिर से फैच करना है। अब क्या होता है, blog.example.com इसको फैच करता है www.example.com को, और example.com अच्छा एक बात ये है, एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो कैनोनिकल नेम है उसको उसके बहुत सारे एलियास बना सकते हैं? इसका आंसर है हाँ, हम बना सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। अब सपोज करो blog.example.com है, ये हमारे पास blog.example.com है, ये हमारी पहली सब डोमेन है। फिर हमारे पास www.example.com है, blog.example.com ये पहली है हमारी। फिर हमारे पास www.example.com और फिर हमारे पास है example.com। तो हम इनको मैप तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ना, इसको इसके साथ मैप कर दिया, इसको इसके साथ मैप कर दिया, तो हमें करना क्या है अल्टीमेटली, हम मतलब लास्ट में तो हम इसी को मैप कर रहे हैं ना, तो हम दोनों दोनों को इसी के साथ मैप कर दे तो कोई कोई दिक्कत है? हमारा एड्रेस है जो, वो भी इजिली फैच हो जाएगा। अगर हम इस अप्रोच को अपनाते हैं ना, blog.example.com फिर इसको मैप करेगा ये, इसको मैप करेगा ये बहुत ही टाइम ले लेगा, और ये अप्रोच मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ये अप्रोच करनी नहीं चाहिए ऐसे। अब जो हमारा डीएनएस रिकॉर्ड है वो सिर्फ एड्रेस रिकॉर्ड को या फिर डीएनएस रिकॉर्ड को ही पॉइंट आउट कर सकता है। ये कभी भी हमारे जो अदर डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं, जैसे मेल एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एसओए हो गया, ठीक है, इनको मैप नहीं कर सकता। ये जो हमारा सीने कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड है, ये हमेशा हमारा एड्रेस रिकॉर्ड ए को, एड्रेस रिकॉर्ड ए को और डीएनएसएक, ये भी एक टाइप है रिकॉर्ड का, इनके साथ ही मैप कर सकते हैं हम इसको। जो हमारा ये होता है इन्हीं के साथ मैप कर सकते हैं, औरों के साथ मैप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड में क्या होता है, हमें अपने जो ये जो हमारा मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड होता है, ये जो हमारे पास मेल सर्वर्स होते हैं उनको पॉइंट आउट करता है कि किस रिकॉर्ड के अंदर हमारे कौन से मेल मैसेज जाएंगे। और जो ये मेल सर्वर्स होते हैं, ये एक सर्विस यूज करते हैं, SMTP सर्विस यूज करते हैं, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी सहायता से ये जो जो भी हम यहाँ पे अपनी मेल एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, वो SMTP की सहायता से इन दो सर्वर्स को देखेंगे कि मेल होस्ट 1.example.com, मेल होस्ट 2.example.com। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास नेम होता है, टाइप होता है, प्रायोरिटी होता है, वैल्यू होती है, टाइम टू लीव। टाइम टू लीव का पता ही आपको कि कितने टाइम बाद उसको फिर से रिफ्रेश करना है। नेम होता है कि किस क्या नेम है हमारा, ये @रूट होता है, और कई जगह पे इसको example.com भी लिखते हैं। टाइप हमारा मेल एक्सचेंज है। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का इसमें पंगा ये होता है कि जिसकी लोअर प्रायोरिटी होगी, यानी 10 और 20, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इसको मिलेगी मेल होस्ट 1.example.com को, यानी कि लोअर द प्रायोरिटी उसी का नंबर लग जाएगा। इसकी 20 की हाइयर है तो फिर मेल होस्ट 2 का .example.com का नंबर लगेगा, इसके पास आएंगी मेल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इनकी प्रायोरिटी सेम होती है 10 और 10, तो फिर ये लोड बैलेंसिंग के काम आ जाता है कि आधे मेल इसके मेल होस्ट 1 के पास चले जाएंगी, आधे मेल होस्ट 2 के पास चली जाएंगी। अब ये हमारा काम कैसे करता है, जो हमारा
मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है एक मैसेज ट्रांसफर एजेंट। वो क्या करता है, वो यूज करता है मेल रिकॉर्ड का, इनका यूज करता है ये। वो देखता है कि MX टाइप है, ये मेल टाइप है, तो इसका यूज करता है ये। और जब भी यूजर को मेल भेजनी होती है तो वो MTA सेंड करता है DNS को, MTA सेंड करता है DNS को, और आइडेंटिफाई करता है कि कौन से मेल सर्वर के पास इसको लेके जानी है अपनी रिक्वेस्ट, कौन से मेल सर्वर के पास इसको अपनी DNS मतलब कि लेके जानी है। और ये HTTP इसके साथ SMTP, जो हमारे पास SMTP है, ये यहाँ ये एस्टेब्लिश कर देगा यहाँ पे SMTP, जिसकी वजह से इसको पर पता चल जाएगा कि किसके पास लेके जानी है। और ये फिर प्रायोरिटी को देखेगा कि किसकी लोअर प्रायोरिटी है, वो पहले उसी के पास जाएगा। अब बात आती है कि हम जो मेल सर्वर है, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड है, इसको किस किस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कभी भी CNAME के साथ कनेक्ट नहीं करते, कैनोनिकल नेम। क्यों नहीं करते भाई? कैनोनिकल के नेम के साथ कभी भी इसको कनेक्ट नहीं करते हम मेल एक्सचेंज को। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें जो अपनी मेल सर्वर होता है उसके साथ मैपिंग करनी होती है इसकी। अगर हम एलियासिंग के साथ इसकी मैपिंग करेंगे तो क्या फायदा है? फायदा ही नहीं है कुछ। तो इसको हम मेल जो हमारा ये मेल सर्वर होता है उसके साथ मैपिंग करते हैं इसकी, इसलिए हम CNAME के साथ इसकी कभी भी मैपिंग नहीं करते। और जो हमारी ए रिकॉर्ड होता है उसके साथ मैपिंग कर सकते हैं इसकी। जो हमारा ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड होता है, उसके साथ हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं, उसके साथ हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट रिकॉर्ड। अब ये टेक्स्ट रिकॉर्ड क्या होता है? जो हमारा टेक्स्ट रिकॉर्ड होता है इसमें ना हम अपने टेक्स्ट को ऐड करते हैं, यानी कि टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं स्ट्रिंग्स की फॉर्म में। और जो सबसे पहले क्या होता था, टेक्स्ट हमारे जो ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता था, और ये फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता था कि हमने कुछ वैल्यू डालनी है। जो हमारा DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यू फील्ड होती है उसमें हम अपना कुछ भी स्ट्रिंग लिख देते हैं, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो डोमेन है ये किस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर से बिलोंग करती है, कि मतलब कि किस डोमेन से बिलोंग करती है। ये हम उसमें कुछ ऐसी वैल्यू डाल देते हैं, और ये ना पहले ह्यूमन रीडेबल वैल्यू ही डालते थे इसके अंदर, लेकिन अब के टाइम में हम इसमें मशीन रीडेबल वैल्यू भी डाल सकते हैं। और जो हमारा ये क्यों यूज होता है टेक्स्ट रिकॉर्ड, ये जो स्पैम फिल्टर करने के लिए यूज होता है और वेरिफिकेशन पर्पज के लिए यूज होता है। वेरिफिकेशन पर्पज के लिए कैसे यूज होता है? सपोज करो हमारे पास एक डोमेन है example.com, उसके अंदर हम कुछ ऐसी वैल्यू डाल देते हैं कि ऐसा मैसेज डाल देते हैं कि ये जो डोमेन है ये example.com की से ही बिलोंग करती है, तो उसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हाँ इसकी वेरिफिकेशन होती है। तो ये वेरिफिकेशन पर्पज के लिए ये भी यूज होता है। और अब ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर कितना भी बड़ा मैसेज कुछ भी डाल सकते हैं, इसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि हम डालते जाएंगे। ठीक है, और अब नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रिवेंट ईमेल स्पैम। ये जो टेक्स्ट रिकॉर्ड है ये हमारे जो ईमेल स्पैम है ना उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं ये। और उसके लिए हमारे पास ये यूज करते हैं SPF रिकॉर्ड, DKIM रिकॉर्ड, DMARC रिकॉर्ड। ये कैसे करते हैं? और जब भी कोई स्पैमर होएगा
उसको कुछ ना कुछ डोमेन की जरूरत पड़ेगी कि वो हमारे पास कुछ भी मेल एक्सचेंज, कुछ भी ईमेल वगैरह मैसेज भेजेगा तो उसको कुछ ना कुछ डोमेन की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, हम ना जो टेक्स्ट रिकॉर्ड होते हैं उससे ना मेल को ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं, और उस ऑथेंटिकेट करवाने के लिए हमारे पास हम ये यूज कर लेते हैं एसपीएफ, डीकेआईएम और डीएमएआरसी। एसपीएफ रिकॉर्ड होता है हमारे पास सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्या होता है ये सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क? सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड को इस जो सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है इसमें ना हमारे पास एक पॉलिसी होती है कि हमारे पास जितने भी मेल सर्वर होंगे ना वो सारे ऑथोराइज्ड सर्वर होंगे। जो हमारा एसपीएफ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ ऑथोराइज्ड सर्वर ही होंगे। अगर ऑथोराइज्ड सर्वर होंगे हमारे पास तो ऑथेंटिकेशन हो सकती है उसकी। ठीक है, एक है हमारे पास DKIM, डोमेन की आइडेंटिफिकेशन मेल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम ना पब्लिक की और प्राइवेट की के जरिए साइन करवा लेते हैं, डिजिटली साइन करवा लेते हैं अपने मेल को। ठीक है, DKIM डोमेन की आइडेंटिफिकेशन मेल। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसमें की कोई ना कोई की की जरूरत होगी और वो की हमारी पब्लिक और प्राइवेट की यूज होती है। आगे इस चैनल पे हम देखेंगे कि पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है। वैसे अभी के लिए बता दूं, जो हमारी पब्लिक की होती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, वो हर डोमेन के पास होएगी। और जो प्राइवेट की होती है वो जिसके पास भेजना चाहता है, जो रिसीव करेगा उसके पास प्राइवेट की होएगी। ठीक है, कि वो उसको देख सकता है। तो DKIM डोमेन की आइडेंटिफिकेशन मेल में हमारे पास डिजिटली साइन में मेल होता है, वो पब्लिक की और प्राइवेट की वजह से। DMARC डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। क्या ये डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस, ये क्या होता है, ये ना जब हम एसपीएफ और DKIM ये दोनों इंप्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद हम DMARC रिकॉर्ड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। इन इन वैसे तो टेक्नोलॉजी तो ये दो ही यूज हो रही हैं, एसपीएफ और DKIM, और इसके साथ हम ये भी यूज कर लेते हैं DMARC, लेकिन ये इसके बाद ही यूज करते हैं दोनों को इंप्लीमेंट करने के बाद। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेम सर्वर रिकॉर्ड। नेम सर्वर रिकॉर्ड में हमारे पास नेम होता है, टाइप, वैल्यू, टाइम टू लिव, वही जो सब सेम होता है, ये कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। नेम सर्वर रिकॉर्ड क्या होता है, ये जो नेम सर्वर रिकॉर्ड होते हैं ये हमें पॉइंट करते हैं अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के। जो ये हमारे एनएस रिकॉर्ड होते हैं ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है, अपना जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है उसको पॉइंट आउट करते हैं, और ये बताते हैं कि इंटरनेट को इंटरनेट को किस आईपी से या फिर किस डोमेन से एक्सेस करना है। जो हमारा डोमेन है, उस जो हमारी डोमेन होता है उसके अंदर कितने भी नेम सर्वर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नेम सर्वर होते हैं ये हमारे प्राइमरी और बैकअप सर्वर होते हैं। जो हमारा ये नेम सर्वर होता है ये एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होते हैं नेम सर्वर हमारे। प्राइमरी हमारे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होते हैं, और सेकेंडरी हमारे होते हैं लोड बैलेंसिंग के काम आते हैं। ये हमारे जो ट्रैफिक होती है उनको सेम अमाउंट में रिसीव कर लेते हैं ताकि हमारा लोड बैलेंस हो सकता है। ठीक है, अब जो ये नेम सर्वर है ये कभी भी, जो हमारे नेम सर्वर है ये कभी भी जो हमारा कैनोनिकल रिकॉर्ड होता है सी नेम,
सी नेम कभी भी कैनोनिकल रिकॉर्ड के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। ये कभी भी हम इनको कैनोनिकल नेम के साथ पॉइंट आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एलियासिंग होती है, कुछ फायदा ही नहीं है करने का। और जो हमारा नेम सर्वर होता है इसके अंदर ना डीएनएस जो दूसरे डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं ना, जैसे ए हो गया, मेल एक्सचेंज हो गया, सी नेम हो गया, ये सारे इसके अंदर कंटेन हो सकते हैं। मतलब कि ये जो नेम सर्वर है अपना, ये ए रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड और भी जितने टाइप के रिकॉर्ड होते हैं उनको अपने अंदर रख सकता है। और हर एक डोमेन के पास जितने भी नेम सर्वर होते हैं वो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ताकि अब इनका फायदा क्या होता है, जब भी हमारे जो प्राइमरी सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी सर्वर होते हैं हमारे पास, जो प्राइमरी सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कुछ ना कुछ अपडेट आता है तो सेकेंडरी सर्वर को भेज देते हैं। जब भी कुछ ना कुछ अपडेट आता है तो वो क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्वर को भेज देते हैं। सेकेंडरी सर्वर को भेज देते हैं और ये सेकेंडरी सर्वर क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं उस अपडेट को और फिर ये जितने भी जोन से कनेक्ट होते हैं ये उनको भेज देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अभी अपडेट कर दिया तो अभी अपडेट हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ टाइम लेता है अपडेट होने में। जैसे सेकेंडरी सर्वर है ये इससे फाइल लेंगे और कुछ ना कुछ टाइम होएगा इनका कि ये थोड़े कुछ घंटों के बाद ही अपडेट होते हैं फिर सेकेंडरी में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स। जो हमारा स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड होता है उसमें हम इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन डालते हैं। किसकी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसमें अपनी जो हमारा एसओए होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, उसमें ना इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है अपनी डोमेन के बारे में और जोन के बारे में, डोमेन के बारे में और जोन के बारे में। अब होता क्या है, जैसे हमारे अब इसके अंदर ऐसी ऐसी डिटेल होती है, जैसे ईमेल हो गया, लास्ट अपडेट कब हुआ था ये, ठीक है, इसका कब कब ये दोबारा रिफ्रेश होएगा। हमारे पास नेम होता है कि ये इसका नेम क्या है, नोड का टाइप हमारा एसओए स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। जो हमारा एम नेम होता है वो हमारा मेन नेम होता है। ये है ns नेम सर्वर प्राइमरी सर्वर .com। आर नेम में हमारे पास हम मेल लिखते हैं admin.example.com और इसके अंदर ध्यान रखना जो अपना आर नेम होता है इसके अंदर @ का सिंबल नहीं होता। जो हमारा आर नेम होता है इसके अंदर हमारा @ का सिंबल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर हम मेल को ऐसे लिखते हैं admin.example.com। ये बहुत बार कंफ्यूज करता है, लेकिन इसके अंदर हमारा @ का सिंबल नहीं होता। इसको हम ईमेल ही मानेंगे एडमिन डॉट, ये इक्विवेलेंट है एडमिन @example डॉट के इक्विवेलेंट है ये admin.example.com। उसके बाद हमारा सीरियल होता है, सीरियल नंबर हमारा जोन का नंबर होता है जो कि बताता है कि ये वर्जन कौन से जोन का कितना वर्जन नंबर है ये, ठीक है। जब भी हमारा सीरियल नंबर चेंज होता है जोन फाइल के अंदर, तो जो सेकेंडरी नेम सर्वर होते हैं वो अलर्ट कर देते हैं कि भाई दूसरे जोन में पहुंच गया फाइल, तो अपडेट कर लो अपने आप को। तो जोन ट्रिगर बोलते हैं उसको।
और इसके लिए ना हमें टीसीपी यूज करते हैं, टीसीपी कनेक्शन प्राइमरी से सर्वर के पास जब हमारी फाइल जाती है तो टीसीपी कनेक्शन यूज करते हैं। रिफ्रेश होता है कि कितने टाइम बाद इसको रिफ्रेश होना है। टाइम टू लीव हमारा कितने टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी टाइम भी है इसके अंदर। और रिट्राई की कितने टाइम के बाद इसको रिट्राई करता रहना है, मतलब कि दोबारा मैसेज सेंड करते रहने हैं कि हाँ मतलब ये मैं अपडेट कर लूं ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट है अपने पास सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास सर्विस का नाम होता है जैम्प हमारी एक सर्विस है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होता है टीसीपी और यूडीपी में से। नेम क्या है अपनी डोमेन का example.com। टाइम टू लीव कितने टाइम बाद। क्लास इन यानी कि इंटरनेट। टाइप हमारी एसआरवी होती है जो कि सर्विस रिकॉर्ड है, इसको देख के पता चल जाता है। प्रायोरिटी हमारी 10 है। वेट हमारा 5 है। पोर्ट नंबर किस पोर्ट नंबर पे यूज होता है और टारगेट किस डोमेन पे ये यूज होएगा, कौन सा टारगेट है, किस डोमेन से ये यूज हो रहा है। तो जो हमारा सर्विस रिकॉर्ड है ये हमारा कैसे चलता है, इसके पास एक सर्विस होती है और एक पोर्ट नंबर होता है और एक स्पेसिफिक होस्ट होता है। जो हमारी सर्विस होती है उसमें हमारी सर्विस का नाम आ जाता है। प्रोटोकॉल से हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का है टाइप। और जो प्रायोरिटी होती है उस प्रायोरिटी से हमें पता चल जाता है कि किस प्रायोरिटी पे रन करना है ये। जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो लोअर होनी चाहिए और जो हमारा वेट है वो हाई होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक डोमेन ऐसी है जो हमारी लो प्रायोरिटी होती है, वो वो पहले जितनी लो प्रायोरिटी होगी पहले उसका काम होएगा उस डोमेन का। और जितना हाईएस्ट वेट होगा वो उसका भी पहले जितना ये हाईएस्ट होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए वेट, उसका पहले काम होएगा। तो अब सपोज करो हमारे पास प्रायोरिटी सेम आ गई 10 और 10 दो डोमेन की, तो उसके अंदर हम वेट कोड देखेंगे। वेट टाई करेगा कि पहले जिसका ज्यादा वेट होएगा उसके पास ज्यादा ट्रैफिक चली जाएगी, जिसका कम होएगा उसके पास कम ट्रैफिक चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर रिकॉर्ड क्या करता है, जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम होता है वो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर आईपी एड्रेस लेके आता है। लेकिन जो हमारा पॉइंटर रिकॉर्ड होता है वो क्या करता है, वो हमारा आईपी एड्रेस से डोमेन नेम फैच करके लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स डीएनएस। और ये हमारा ए रिकॉर्ड का अपोजिट होता है। ठीक है, हमारा ये ए रिकॉर्ड का अपोजिट होता है। अब जो ये पॉइंटर रिकॉर्ड होता है ये स्टोर कैसे होता है, सपोज करो अब जो ये हमारे आईपी एड्रेस होते हैं वो IPv4 IPv6 के रूप में होते हैं। तो हमारा ये जो फैच करेगा वो पता चल जाएगा इसको कि IPv6 से करना है IPv4 को। और जब भी हम इसके अंदर सपोज करो हमने हमारा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 ये आईपी एड्रेस है। जब भी हम वैल्यू के अंदर ये फील्ड ये डालेंगे ना 192.168.1.1 तो ये हमें कैसे शो करेगा, उल्टा शो करेगा 1.1.168.192 और ये अपने आप से ही एक आरपा की डोमेन होती है इन डैश एड्रेस डॉट आरपा, ये लगा देगा। कहने का मतलब जब भी हम वैल्यू के अंदर 192.168.1.1 लिखेंगे तो ये क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा 1.1.168.192 और फिर पीछे से ऐड कर देगा आरपा की एक डोमेन इन डैश एड्रेस डॉट आरपा। ये हमारी जो
डॉट आरपा ये हमारी टॉप लेवल डोमेन होती है। अब जो ये पॉइंटर जब जो हमारा ये पॉइंटर रिकॉर्ड है ये क्या क्या काम कर सकता है, ये एक तो एंटी स्पैम के लिए काम करता है। एंटी स्पैम का मतलब है कि हम जैसे ये हम पॉइंटर रिकॉर्ड को लगा के डोमेन से आईपी को फैच कर रहे थे ना, पॉइंटर को रिकॉर्ड को लगा के आईपी से डोमेन को फैच कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बीच में कोई स्पैम तो नहीं हुआ। ट्रबल शूटिंग के लिए भी काम आता है ये, ठीक है, और लॉगिंग के लिए भी काम आता है। लॉगिंग में हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं। आईपी एड्रेस की बहुत सारी लिस्ट होती है हमारे पास, और उससे हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि कौन सी डोमेन है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे, देखो अब हम सपोज करो ये देखते हैं कि इसने ए रिकॉर्ड को कैसे डाला है। तो क्या होएगा, इसमें ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट में @ डाल देंगे। @ का मतलब पहले टाइप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से टाइप का ये, होस्ट में @ डाल देंगे। @ का मतलब हमारी रूट नेम होता है। यहाँ पे हम पॉइंट टू मतलब कि किस पॉइंट पे इसको करना चाहते हैं पॉइंट आउट। और लास्ट में था हमारा टाइम टू लीव, कितने टाइम बाद वो, 1 घंटे के बाद वो दोबारा से फैच कर लेगा। ऐसे ये रिकॉर्ड हमारे ऐड होते रहते हैं। मेल एक्सचेंज वाले में क्या करेंगे हम, मेल एक्सचेंज वाले में हम ऐसे ही करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और जो हमारा मेल एक्सचेंज है उसमें @ डाल देंगे। यहाँ पे हमारा सर्वर के नाम होंगे, इन सर्वर की प्रायोरिटी होएगी और टाइम टू लीव होएगा। देखो कैसे करते हैं हम पीटीआर रिकॉर्ड को इसमें ऐड। लॉग इन कर लिया, रिवर्स डीएनएस पे क्लिक करा और यहाँ पे DNS आईपी हम होस्ट नेम डाल देंगे और वो होस्ट नेम क्या करेगा, इसको रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो इन्होंने साइन इन कर लिया, ये क्लाउड डीएनएस की वेबसाइट है। इसमें डीएनएस जोन में गए और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करा, यहाँ पे पॉइंटर सिलेक्ट कर लिया पीटीआर, टाइम टू लीव 1 आवर के लिए। देखो इन्होंने साथ में एग्जांपल भी दिखा रखा है, सपोज करो 50.24.167.193 है, तो ये बाद में लगा देगा आरपा की वेबसाइट। ये हर एक जो हमारी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये जैसे क्लाउड डीएनएस है, इन्होंने सीधा ही रखा है। कईयों में ये होता है कि ये बिल्कुल ही उल्टा कर देता है, 192.168 1.1 को 1 क्या करता है, ये 192.168 1.1 को क्या करेगा, 1.1.168.192 और फिर अपनी आरपा की एड्रेस डाल देगा ADDR.ARPA, ठीक है, ऐसे कर देगा ये। थैंक यू।